चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 है आज हम तीसरी क्लास ले रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं उन उन टॉपिक्स पे एक छोटे छोटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, 2 3 4। ठीक है ना, उसका आंसर देखेंगे, साथ में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसी के साथ वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, जितने भी जनता ये बाद में क्लास देखेगी, ऑनलाइन देखे या जैसे मर्जी देखे ये वाली क्लास, तो फिर जो है वो उसको क्या करना है, लाइक करना है और एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना है। साथ ही साथ में अपन लोग करते हैं क्लास स्टार्ट। बाकी की जनता जो अपने पास नहीं आती है ऑफलाइन, वो लोग ऑफलाइन का क्लासेस कहाँ कहाँ पे होती हैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो और आ सकते हो। ऑफलाइन ज्वाइन करने पर धमाकेदार टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि हमने आज रखा हुआ है। अब देखते हैं कितने आते हैं, नहीं तो हम कितनों के घर फोन करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जनता जितनी हमारे साथ जुड़ी हुई है वो बताए। आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द अबव सेल। ये एक गैल्वेनिक सेल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर लेफ्ट साइड पे एनोड रहता है, राइट साइड पे कैथोड रहता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली एनोड टू कैथोड रहता है। क्या आप सभी को इतनी इंफॉर्मेशन है पहले से, यस और नो? यस सर। यस सर। राइट। अब इस केस में मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर मैं कभी भी एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, क्या अप्लाई कर दूं? एक्सटर्नल पोटेंशियल, उस केस में हमारे पास कंडीशंस होती हैं, राइट और रॉन्ग। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए आपके सेल के पोटेंशियल से, इन दैट केस क्या होता है, आपका सेल काम करना उल्टा स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, जो काम आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड था, वो आपका फ्लो कैथोड टू एनोड हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? अगर ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर होता है तो सेल काम ही नहीं करता है, आप लोग का इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। और अगर आपका ई सेल ज्यादा होता है आपके ई एक्सटर्नल से, तो जो आपको फंक्शन सिखाया था वही फंक्शन से हमारा सेल काम करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो एनोड टू कैथोड रहता है। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये मेंस 2020 में आया, देखो कितनी इजी बात पर एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ज्यादातर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं उसमें इनकरेक्ट पूछी जाती है एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है, देखिए एक ई नॉट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला है। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बस अभी करूंगा, बस आपको इन टोटल बता देता हूं कि ई नॉट ऑफ सेल कितना है। इसमें ई नॉट ऑफ सेल गिवन दे देता हूं अभी आप लोग को, कैसे निकाला है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके, और ई नॉट आपको सिखाया था रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज रहती हैं, और कैथोड पे कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है। तो ज्यादा वाली कौन सी है, 0.34, और कम वाली कौन सी है, -0.76, और ये हो गया फॉर्मूले में डाला, ये बन गया 1.1 वोल्ट। अभी आज सीखेंगे हम इसी क्लास के अंदर कि ई नॉट ऑफ सेल निकालते कैसे हैं। फर्दर मैं आपको इस सेल का, ये जो ई नॉट ऑफ सेल है, ई नॉट ऑफ सेल है, ये जो ई नॉट ऑफ सेल है, इसका वैल्यू दे देता हूं 1.1 वोल्ट। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए या आप यस और नो में आंसर दीजिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, जो स्टेटमेंट गलत हो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, अगर मेरे पास ई एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा है, ये 1.1 क्या है, जो आपके सेल का पोटेंशियल है वो 1.1 है, यस और नो? ये वाला 1.1 है, इसका आंसर 1.1 है। कैसे आया कर लेंगे डिस्कस, फिलहाल के लिए ई नॉट ऑफ सेल का आंसर 1.1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। चलिए बताइए, पहली स्टेटमेंट सही है गलत है? ई एक्सटर्नल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर टू जिंक रहेगा, कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक उल्टा रहेगा। हमने ये नहीं पढ़ा है और उल्टी कंडीशन ही है ये, तो ये बात सही है, यस और नो? ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर नहीं है।
करेक्ट है ये? गॉट इट और नॉट? बोलो एक बार। यस सर। मोक्ष समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ ई एक्सटर्नल ज्यादा है 1.1 वोल्ट से, देन जिंक डिसॉल्व्स एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए, ऐसा है कि जिंक डिसॉल्व होता था तब जब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था जिंक टू कॉपर, यानी कि आपका जिंक जो है वो डिसॉल्व कब होगा? जब ये वाली कंडीशन होगी। यस और नो? अदरवाइज काम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ रही है। यस और नो? अगली स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1, यानी कि आपका ई सेल ज्यादा है, ई नॉट ऑफ सेल ज्यादा है, अब ये है, तो जिंक डिसॉल्व होगा एनोड में और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड में। ये बात हमने पढ़ी हुई है। जो बात हमने पढ़ी हुई है वो बात कब वैलिड है? जब आपका ये वाला कंडीशन फॉलो होता है, ये वाला। राइट और रॉन्ग? और लास्ट, इफ ई एक्सटर्नल इज 1.1 वोल्ट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी थी? बी वाली थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज इसको एक बार दोबारा से आप देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? खुशी, कुंजन, बोलो बेटा। यस सर। चलो ठीक है, ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सॉल्ट ब्रिज से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज। KNO3 हमने डाला था सॉल्ट ब्रिज में, मैंने आपको यही डाल के बताया था। बिकॉज क्या कारण हो सकता है KNO3 का सॉल्ट ब्रिज में? वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन NO3 माइनस। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। रॉन्ग। वेलोसिटी इनकी सेम होनी चाहिए, राइट? वेलोसिटी ऑफ NO3 माइनस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ K प्लस, ये भी रॉन्ग है। ग्रेटर वेटर कुछ नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस एंड NO3 माइनस आर नियरली सेम, ये बिल्कुल सही है। KNO3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर? नो। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया? यस और नो बोलो यार। तो वेलोसिटी ऑफ बोथ K प्लस एंड NO3 माइनस आर नियरली सेम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, बोलो यार मित्रों, बढ़ जाएं आगे। यस सर। यस सर। ये अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना? 4 एलिमेंट्स। एक तो मैं ध्यान से दिखा देता हूं आपको। ये C2 माइनस कर लो इसको, ये C है, ये C के ऊपर -2 है बेटा, ठीक है? ABCD। ई नॉट वैल्यूज गिवन है। आप मुझे बताइए ये ई नॉट वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होती हैं हमारे पास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये यहाँ पे गिवन है। अगर यहाँ पे खाली ई नॉट लिखा होगा तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मेंशन होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ये हमको किसने दी थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज? हमने कहां से करी थी लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कहां से करी थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो हमने कहानी करी थी, इसमें एलिमेंट्स कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये भी हमने कहानी बिल्कुल सीख ली थी। लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अल्लू मकान, इस तरीके से हमने कुछ कहानी करी थी, एलिमेंट्स को ऊपर और नीचे सेट किया था। राइट, अभी छोड़िए उस बात को, देखिए क्वेश्चन आता कैसे है। मैंने आपको बोला था आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होंगी, गिवन होंगी। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप लोग लगा सकते हो। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाते हैं पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। ये मैंने आपको कहानी सिखाई थी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो खुद को रिड्यूस करेगा और पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है वो क्या है? एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 वैल्यूज आपको दिख रही हैं, उनमें से एक आपको 2.5 सबसे ज्यादा दिख रही है, तो डी जो है वो आपका सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बी हो गया, और इसके बाद अगर बात करें तो सी हो गया। तो ये जो है वो डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर जो है वो भी दूसरे पे ही दिखाई जाती है, एजेंट जो होते हैं वो भी दूसरे का ही काम करवाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आ जाए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, ये बात बेटा एक ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ किस तरीके Yes, से? sir. ये स्कूल लेवल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नीट लेवल में भी काफी बार पूछा गया है, तो आप इसका ध्यान रखें। और बहुत ही आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ ई नॉट वैल्यू दी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको अरेंज करनी है ज्यादा से कम में, और जो कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में सिखाया था अगर आपको याद है तो आपका कभी ये गलत नहीं हो सकता। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा जी? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको इसलिए दिखाए क्योंकि ये टॉपिक्स पर हम अपनी अपनी कहानी कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे सेल पोटेंशियल की ओर। और क्यों बढ़ेंगे सेल पोटेंशियल की ओर? क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लास्ट क्लास में बता चुका हूं क्या होता है। इलेक्ट्रोड की हमने बात करी थी, यानी कि हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड, इसकी हमने बात करी थी। दूसरे हाफ सेल में भी इलेक्ट्रोड है, इसकी भी हमने बात करी थी कि एक पे ऑक्सीडेशन होती है और एक पे रिडक्शन होती है। आज हम बात करेंगे कि सेल का क्या पोटेंशियल होगा, इस पूरे सेल का क्या पोटेंशियल होगा, और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल। आप लोग हेडिंग बना सकते हो सेल पोटेंशियल, और मैं लिखता हूं डेफिनेशन, साथ साथ लिखो, फिर करते हैं कैसे आएगा। ठीक है बेटा जी? चलिए नेक्स्ट पेज पे आपके लिए डेफिनेशन लिख देते हैं हेडिंग के साथ, सेल पोटेंशियल। जो साथ में लिख सकते हैं साथ में लिख लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ भेज दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ड्राइविंग फोर्स, the driving force that pushes the negatively charged electrons, the driving force that pushes the negatively charged electrons away from anode and pulls them towards cathode is an electrical potential. Is an electrical potential called electromotive force. Represented by EMF. ठीक है, और सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। ठीक है बेटा जी, ये जो आपको डेफिनेशन लिखवाई गई है इसका अर्थ ये है कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है। देखिए सेल में हो क्या रहा है, आप बताइए सेल में क्या हो रहा है? सेल के अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन और सेल के अंदर हो रही है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन भेजने का, या फिर ऐसा कह लो अगर ओवरऑल सेल की बात करूं कि कैथोड का इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो पोटेंशियल है, अपनी तरफ खींचने का जो पोटेंशियल है उसको मैं सेल का पोटेंशियल कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू जो आपको एनोड लगा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे भाई, सेल का पोटेंशियल, सेल की वोल्टेज क्या है, सेल में हो क्या रहा है? सेल में कैथोड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। किससे खींच रहा है? एनोड से खींच रहा है। वो खींचने का उसका कितना पोटेंशियल है, वही आपके सेल का पोटेंशियल है। बड़ी सिंपल सी भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स कैथोड इज एन इलेक्ट्रोड
is an electrical potential called electromotive force and cell potential। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये दोनों एक ही बातें हैं, बस हल्का सा एक छोटा सा फर्क है कि जो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो पोटेंशियल होता है जब आपके सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ईएमएफ की अगर मैं बात करूं, छोटी सी बात, दैट पोटेंशियल ऑफ सेल when current is not flowing from cell। ठीक है, और जो नॉर्मल सेल पोटेंशियल की बात होती है वो पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, सेल का पोटेंशियल एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन। ठीक है ना, ये छोटी सी बात आपको वन पॉइंटर में ध्यान रखनी है। तो सेल के पोटेंशियल का मतलब आपको समझ में आया। अब इसको निकालते कैसे हैं फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्या बताइए, आपको ये बात समझ में आई? यस और नो बोलो यार। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सेल का पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, उसमें केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन थी और आप लोग एग्री कर गए थे कि हमको समझ में आ चुका। अब आज उन्हीं का कुछ यूज करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल का पोटेंशियल भी दो तरीके का होगा, एक होगा आपका ई सेल और एक होगा आपका ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, ई सेल नया पॉइंट बना देते हैं, एक होगा आपका ई नॉट ऑफ सेल। तो ये है आपका सेल का पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर आपको कंडीशंस ऑलरेडी मैं बता चुका था। 1 मोलर होना चाहिए कंसेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए यानी कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 atm या फिर 1 बार हम कह सकते हैं ये रहना चाहिए। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो सेल के पोटेंशियल को ई सेल कहेंगे। व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, बेटा जी आर नॉट स्टैंडर्ड, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तब हम ई सेल कहेंगे। इसको निकालने का तरीका अलग रहेगा, और जब कंडीशन स्टैंडर्ड है ये तरीका इजी रहेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मालूम है, तो ये कंपैरेटिवली आसान रहेगा निकालना। इसके बाद हम ई सेल की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर लेता हूं कि कैसे निकालेंगे। हेडिंग बना देता हूं आपके लिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम क्या कहेंगे, ई नॉट ऑफ सेल कहेंगे। बेटा जी आपको अगर कुछ भी बात समझ में आई है ना तो आपको ये समझ में आई है कि सेल के अंदर दो काम हो रहे हैं जी, ऑक्सीडेशन हो रही है जी। क्या हो रही है जी? ऑक्सीडेशन हो रही है जी। किस पे हो रही है जी? एनोड पे। यस और नो बोलो यार, बोलो यार, बोलो यार। और रिडक्शन हो रही है जी, किस पे हो रही है जी? कैथोड पे हो रही है। अरे इतने दिन से जो हम बातें कर रहे हैं लास्ट क्लास से, उसमें यही तो बात कर रहे हैं। बोलिए यार यस और नो, कोई यस और नो तो कर दो। मोक्ष बोल मेरे भाई। यस सर। उबैद यस सर। ठीक है। हर्ष आपको भी समझ में आ रहा है? हर्ष भाई क्या कर रहे हो? जैस्मिन? यस सर। अच्छा अब हर्ष बोला है, चलो ठीक है, ऑल राइट। देखो भाई हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, हमें पता है कि रिडक्शन हो रही है। एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। तो कुछ नहीं, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड को ऐड कर दिया।
और रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं आपको बात बता चुका हूं। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, क्यों सिंप्लीफाई करूं, व्हाट इज द नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं और गिवन भी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्यों ना हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बना दें और ये दोनों कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ही के साथ ही हम अपना काम चला ले। ऐसा हो सकता है? यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे? सर एक काम कीजिए, आप इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट? जस्ट हमको एक ही काम करना होता है। क्या करना होता है? बोलिए। नेगेटिव लगाना सर। साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, राइट। तो अगर मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करके नेगेटिव लगा दूं तो ये क्या बनेगा? देखिए पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख देता हूं, यानी कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। मेरे को माइनस लगाना था एनोड वाली के आगे, क्योंकि पहले उसकी ऑक्सीडेशन कंसीडर करी हुई थी ना मैंने। अब उसके आगे माइनस लगा के एक नया फॉर्मूला लगा दिया। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ई नॉट ऑफ सेल को ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब इनके मतलब क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और एनोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है। इनकी जो वैल्यूज होंगी उनमें जो प्लस माइनस होगा उसके साथ ही हमको इसको ऐड करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्तों? निकाल के बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेनियल सेल का एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर है। आपको शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ई नॉट ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस 0.76 होता है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस का 0.34 होता है। ठीक है, अब मुझे निकालना है ई नॉट ऑफ सेल। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन है? कैथोड पे कौन है बेटा जी? कैथोड पे था कॉपर। कॉपर की वैल्यू प्लस का 0.34 माइनस फॉर्मूले का है और एनोड की वैल्यू माइनस का 0.76। दिस बिकम्स 1.1 वोल्ट। ये आ गया आपका ई नॉट ऑफ सेल। क्या आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना आया? यस और नो के साथ रिस्पॉन्स दो फटाफट से। यस सर। Yes, sir. ई नॉट ऑफ सेल क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ होल सेल। कैसे आई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये फॉर्मूला हमने बनाया एंड इट इज वेरी 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 सिंपल। क्या आपको बातें समझ में आ गई? स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया? यस सर। स्टैंडर्ड का मतलब है 1 मोलर कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन और आप लोगों का प्रेशर 1 atm या 1 बार, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ आ सकता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। ये सारे नोट्स जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको अभी क्लास के जस्ट तुरंत बाद ही भेज दूंगा। तो जो भी चीज आपकी रह जाएगी आप वहां से कर लेना। अभी मैं अपनी कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ता चलता हूँ। ठीक है जी। देन मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेके, वो आप लोग लिख लीजिए, बहुत आते हैं। ई नॉट ऑफ सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब है ये अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है। अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है का मतलब अगर मैं अपनी रिएक्शन को, जैसे मैं Zn + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Zn लिखता हूं, इसका ई नॉट वैल्यू मैंने कहा माइनस 0.76 है और अगर मैं अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2Zn + 2 + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Zn हो जाएगा। अब भी इसका ई नॉट वैल्यू माइनस 0.76 ही रहेगा। माइनस 0.76 इंटू 2 नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। अभी भी ई नॉट इसका माइनस 0.76 ही रहने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो यार। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप आयंस के मोल्स बढ़ाते हो
तो आपका कुछ भी ई नॉट वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है जी, यस और नो? बोलिए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? जय, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। और फ्री एनर्जी चेंज आपने डेल्टा जी की फॉर्म में पढ़ा था। इसको क्या कहते हैं? गिब्स Gives free energy. फ्री एनर्जी। और आपका सेल, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन Delta G negative. डेल्टा जी को राइट नेगेटिव होना होता है। अब यहां एक रिलेशन है फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी इज माइनस एन एफ, या डेल्टा जी नॉट कह लो, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अगर आप स्टैंडर्ड की बात करते हो, और डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल। ये दोनों रिलेशनशिप होते हैं स्टैंडर्ड के लिए भी और नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी। अब आपके सेल के ई सेल को, ये ई सेल कैसे निकालते हैं इसका भी डिस्कशन होगा। अभी आपने केवल और केवल मेरे साथ ई नॉट ऑफ सेल ही सीखा है निकालना, ठीक है ना? ये भी है, ये भी है। अभी देखिए, अभी मैं इसको और इसको रिलेट करने वाला हूं। आप एक बात बताइए, ई सेल की वैल्यू फॉर, देखिए सेल आपका कब वर्क कर रहा है? जब आपके जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, गुलू गुलू कर रहे हैं आपस में। बोलो यस और नो? अरे Yes, भाई, sir. आपको याद होगा कि एक सेल रिएक्शन बनाई थी Zn+2 एक्वस, एनोड और कैथोड की ऐड करके, और कॉपर सॉलिड गिव्स Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, है ना? इसका क्या मतलब है कि जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है। बोलो यार, अरे ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? उल्टा कर दिया। जिंक का ऑक्सीडेशन कराना था, कॉपर का रिडक्शन कराना था, जिंक प्लस कॉपर, ये कुछ इस तरीके की थी। यस और नो बेटा जी? ठीक है, ये कुछ इस तरीके का था। जिंक का ऑक्सीडेशन कराना था, कॉपर का रिडक्शन कराना था। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यस और नो? यही हो रहा था। ये Yes. इसका मतलब है ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका सेल स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन नहीं होगी तो सेल काम कैसे करेगा? और रिएक्शन हो जाएगी तो सेल काम करेगा, और रिएक्शन हो जाएगी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, तो आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा विच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल को। अब हमने कहानी पढ़नी है ई सेल की। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? बोलो यार। देयरफॉर ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ताकि आपका सेल काम करे। ई सेल को ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका सेल काम करेगा, नहीं तो वो दम तोड़ देगा। अगर ई सेल नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और सेल आपका काम नहीं करेगा। ये था मेरा दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बोलिए बेटा, आगे बढ़ जाएं। ये 2 Yes, पॉइंट sir. आप अपने दिमाग में रख लेंगे। कौन से 2 पॉइंट? कौन से 2 पॉइंट? एक तो आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना आना चाहिए, दूसरा ई नॉट ऑफ सेल, सॉरी, पहला ई नॉट ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दूसरा फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस के सेल आपका काम करे, ई सेल को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा, तभी आपका सेल काम करेगा। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई सभी को? पीयूष समझ में आ रहा है? प्रियंका गॉट इट? खुशी? बोलिए बेटा जी। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी बातें हमने कर ली हैं। मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 कहानी लिखवाई थी, एक होगा ई नॉट ऑफ सेल और एक होगा ई सेल। अब हम आ जाते हैं कि ये ई सेल कैसे निकलेगा। ठीक है, ई सेल को निकालने के लिए
ई सेल को निकालने के लिए एक इक्वेशन लगेगी, ठीक है। वो कैसे डिराइव होगी उसका भी डिस्कशन कर लेंगे, पर उसकी डेरिवेशन आपको कहीं भी आती नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है ना, कोई नहीं पूछेगा, आपको सीधा न्यूमेरिकल आएगा इस पे जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ भी, ठीक है, पर मैं आपको डिराइव फिर भी करवा दूंगा। इक्वेशन का नाम है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन किस लिए आई? ई सेल निकालने के लिए व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, मतलब अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं हुआ तो, अगर कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं हुई तो क्या करोगे आप? तो फिर आप अप्लाई करोगे नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस हैं, देखिए बोर्ड के पेपर में तो कंफर्म है, यहां से टॉपिक आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है सीधा नर्स्ट इक्वेशन का, कंफर्म है 110% वाला, कुछ ना कुछ तो इस पे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब उतने ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन दिया गया, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स में लिख देता हूं, जो भी हम डिराइव करने वाले हैं आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी का एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ऐसी आपने एक कहानी थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ी थी तो जरूर देखी होगी। ये गिब्स फ्री एनर्जी है और वो स्टैंडर्ड वाली है जिसपे नॉट लगा हुआ है। आर आपको पता ही है कांस्टेंट होता है हमारा। एल एन मतलब अभी ये लॉग बेस 10 वाला नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। डेल्टा जी का एक रिलेशन आपने मेरे साथ सीखा, एन एफ ई सेल, और ये सीखा आपने एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी इंटू 2.303 लॉग बेस 10 वाला ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि लॉग बेस 10 हमने सॉल्व करने बचपन में सीख सके हैं, ठीक है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस एन एफ अगर मैं कर दूंगा तो यहां बचेगा ई सेल और यहां बचेगा ई नॉट ऑफ सेल। यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस एन एफ था और ऊपर पॉजिटिव था, माइनस आर टी अपॉन एन एफ या माइनस 2.303 पहले बोल लो, आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, राइट और रॉन्ग? ये आपकी एक इक्वेशन बनी है, इसमें आपको क्यू याद होना चाहिए, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने सीखा था? यस सर। वहां पे हमने इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला था क्यू को। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये होता था। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो यार। यस सर। ठीक है, ये कहानी बनी थी। अब इस इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा पीछे वाले पेज पे कॉपी करता हूं। अभी आपको ये भी याद नहीं रखनी है, आप टेंशन मत लो। हाँ, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक बात देख लो कि मैं इसी इक्वेशन को अभी कॉपी कर रहा हूं, आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू लिख दिया। अब मेरे को R की वैल्यू पता है क्योंकि एक कांस्टेंट होता है और R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। गैस कांस्टेंट की एनर्जी वाली वैल्यू ये रहेगी। टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 298 केल्विन रहा तो, और आपको F की वैल्यू फैराडे होता है, फैराडे में आपको सिखाऊंगा क्या होता है। अभी आप याद रखो कि एक चार्ज का कांस्टेंट है 96500 कूलम, इसका आंसर होता है। ये क्या चीज है इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे तीन चीजों की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, यानी कि आर टी और एफ की। तो क्यों ना मैं इनकी वैल्यूज को ऐड करके एक अपनी नई सी इक्वेशन बना लूं। तो नई इक्वेशन जो बन गई वो ये तैयार हो गई, ई नॉट ऑफ सेल। जब मैं इसको और इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दूंगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और Q की वैल्यू जो आपको पीछे सिखाई है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये डाल दूंगा। तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये कहानी आ जाएगी।
ये कहानी आपने मेरे साथ इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी थी क्यू की, और इसके अंदर हमको पता है कि अगर कभी सॉलिड आ जाए और अगर कभी लिक्विड आ जाए तो उसकी कंसेंट्रेशन को क्या मान लेते हैं बेटा, 1 मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं। मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। आपको अगर इक्विलिब्रियम नहीं भी याद है किसी एक आध दो बच्चों को, उनका भी काम इजीली यहाँ पे हो जाएगा, बाकी तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ये एक इक्वेशन बन गई। बोर्ड के पेपर में हमारा इसी से ही काम चल जाएगा, बोर्ड के पेपर के लिए और किसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्न्स्ट इक्वेशन। ये कब काम आएगी, व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड एंड वी हैव टू फाइंड ई सेल। ई सेल को निकालने के लिए ई नॉट ऑफ सेल, जो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड आपने सीखा है वो तो लगाना ही पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, देन ही हमें आगे बढ़ना होगा। मैं आपको ये इक्वेशन को अप्लाई करना सिखाता हूं। आप 2 मिनट लेकर के कहीं रफ में आप एटलीस्ट इसको एक बार लिख करके देख लो, तब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइट, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसी का मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं, और इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को लगा कर दिखाने वाला हूं, बिकॉज एन यहाँ पे आपको अभी पता करना पड़ेगा कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एन होता है। ये एन क्या होता है ये अभी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, इस इक्वेशन को जिसपे 5 स्टार लगा दिए मैंने, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं और नोट करते ही बताना, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ एक सेल पे, और वो सेल जो हम कर चुके हैं, लाइक डेनियल सेल पे ही इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। देन हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, और फिर हम अपनी क्लास को रैप अप करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इसको हम ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेटा मैं आगे बढ़ जाऊं, आपने देख लिया, नोट कर लिया, मजा आ गया, बोलो यार। पीयूष क्लास समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है जी। देखो काम की स्पीड हमने बिल्कुल नॉर्मल बनाई हुई है, बिल्कुल फास्ट नहीं है। हम एक एक क्लास में अच्छे से बिल्कुल ही बढ़िया से एक एक टॉपिक को देख रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनी हुई अगर आपकी बात होगी तो स्कूल में तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और बाकी थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और टेस्ट अगर अच्छे देते रहोगे, अच्छे मार्क्स आते रहेंगे, तो फिर बाद में भी आपके अच्छे ही आएंगे, ये भी कंफर्म वाली बात है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है पावर, देखिए आप यूज करिए इसको। आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी, डेनियल सेल ही उठा रहा हूं मैं। फॉर सपोज मेरे को ऐसे आता है, मेरे को ऐसे आएगा, कैसे आएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। ध्यान से देखना आप, क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, मैक्सिमम बातों का मतलब आपको पता है। ठीक है, इसकी मैं कंसेंट्रेशन दे देता हूं आपको, इसकी कंसेंट्रेशन कुछ ले लेते हैं। ठीक है जी, ये कंसेंट्रेशन ले ली मैंने। अब आप देखिए ये क्या चीज है, बताइए क्या है ये, इसको क्या कहते हैं हम, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाई थी। इसमें आपको बताया गया था कि लेफ्ट पे क्या होता है, ऑल्दो आप इस सेल को जानते हो, अगर नहीं भी जानते होते तो लेफ्ट पे क्या होता है एनोड, और राइट पे क्या होता है कैथोड। पता है आपको, यस और नो। मेरे को इसमें गिवन डाटा होगा, ये मेरे को गिवन है, और ये भी मुझे गिवन है। बेटा ये मुझे गिवन है डाटा, और मेरे को पता है क्या बोला है, ई सेल को फाइंड करो। किसको फाइंड करो,
ई सेल को। मेरे दिमाग में आया यार ई सेल निकालना है, कंडीशन तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, कंसेंट्रेशन तो 1 मोलर है ही नहीं। देख लो, ये देखो, इसका मतलब हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? बोलो यार, आप सभी बोलो, कौन सी इक्वेशन लगाएं? बोलो। नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई तो करनी है सर, पर नर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो जो आइटम चाहिए वो अभी मुझे पता नहीं है सर। पहले तो मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर रिएक्शन तो है नहीं। तो मुझे अब पता क्या करना है, प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। दूसरा सर मुझे एन पता करना है। तीसरा सर मुझे ई नॉट ऑफ सेल पता करना है। अगर मुझे ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पता लग जाए, एन की वैल्यू पता लग जाए और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू पता लग जाए, तो सर मेरा काम तो हो जाएगा आसान, फिर रह जाएगी केवल कैलकुलेशन। पर ये तीनों चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगेंगी। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है, आपको प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, इस बात का आपको पता लगाना है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को पता लगाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एट एनोड। एट एनोड जिंक सॉलिड का ऑक्सीडेशन करवा दो, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में। यस और नो बोलो यार, ये पता है एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है। फिर आपको ये पता है एट कैथोड। कैथोड पे कौन है? कॉपर है। कॉपर का क्या कराना है? रिडक्शन। कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है सर? कॉपर है ना, देखिए यहाँ पे CuSO4 है, मतलब Cu+2 के आयंस होंगे ही होंगे, पानी में जाने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप जो रिएक्शन बनाओगे वो बनाओगे सर कॉपर +2 एक्वस, क्योंकि हमें रिडक्शन करानी थी और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो कॉपर सॉलिड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो, ये आप कर लोगे इसको देख के। ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं हम। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन बनानी है। अब हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाने के लिए मेरे को एनोड और कैथोड को ऐड करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल। ये इलेक्ट्रॉन का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, फॉर सपोज ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन 6 हो जाए और फिर वो कैंसिल हो। इसका बहुत ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन बराबर कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि एक स्पीशी जो लूज करेगी उतना ही तो दूसरी स्पीशी गेन करेगी, तभी तो आपका रिएक्शन होगा। दैट इज वाई। ठीक है, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स बेटा जी Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हिस्सा है प्रोडक्ट्स वाला और ये हिस्सा है रिएक्टेंट वाला। क्या आपको ये बात मालूम है ना? ये तो पता ही है, बच्चे बच्चे को पता, नहीं पता तो आप अपना 12th छोड़ दो, अब ड्रॉप कर लो। ठीक है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, राइट। अब आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स करेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूं एक बार ध्यान से आपके लिए। नर्स्ट इक्वेशन में पहले नर्स्ट इक्वेशन आपके लिए लगाते हैं। E cell is equal to E naught of cell minus 0.0591 upon n log products upon reactants each raised to the power their stoichiometric coefficients। मेरे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ चुके हैं, मेरे पास n भी आ चुका है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज था, जो इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल करोगे वो आपकी n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू भी आ गई है। प्रोडक्ट भी पता लग गया, रिएक्टेंट भी पता लग गया। एक ही बात और जरूरी रह गई है, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें भरते हैं वैल्यू। ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला सर ने दिया था आज स्टार्टिंग में, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। सर कैथोड पे कौन है? अरे भाई ऊपर देखना, कैथोड पे कौन है, यहाँ देख, कैथोड पे कौन है? कॉपर। कॉपर की वैल्यू उठा ले, माइनस एनोड। एनोड पे कौन है? जिंक। जिंक की वैल्यू उठा लो, माइनस के साथ उठाना, माइनस के साथ उठाना। आंसर कितना बनेगा आपका? 1.1 वोल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ई नॉट ऑफ सेल भी आ गया। अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं चीजें। ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल का आंसर है 1.1 माइनस 0.0591
n की वैल्यू 2 थी। लॉग, अब गेम यहाँ भी और रह गई है, एक और लास्ट बात, प्रोडक्ट्स में Zn+2 और कॉपर है सॉलिड, तो Zn+2 एक्वस, ब्रैकेट स्क्वायर वाला दिखाना है क्योंकि कंसेंट्रेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, कॉपर सॉलिड डिवाइडेड बाय, ये आपको कंप्लीट जो आपने ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाई है उसमें देख के पता करना है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस। अब आपने अगर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा भी साथ में पढ़ा है तो आपको पता है सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, स्टोक्योमेट्रिक कुछ था नहीं, कोफिशिएंट आगे कुछ कोफिशिएंट था नहीं ओवरऑल सेल रिएक्शन में, तो मैंने लगाया भी नहीं, ये बन गई कहानी अब, ठीक है ना। मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, राइट। अगली बार से थोड़ा सा और फास्ट रहेगा, तो कहीं भी नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। एक और बात, ये जो ओवरऑल आपने सेल रिएक्शन बनाया था यहाँ पे, इसमें से मैंने केवल और केवल एक्वस वाले आयंस को ही रोल में प्ले किया है और बाकी को 1 डाल दिया है, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ जाएं। अब आपको कॉपर और जिंक का वैल्यू दिया हुआ था, देखिए ध्यान से, ये जिंक का वैल्यू 0.02 मोलर और कॉपर +2 आयंस का वैल्यू 0.01 मोलर गिवन था। अब इनका वैल्यू डालने का समय आ गया है, तो ई सेल क्या होगा बेटा जी, 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, Zn+2 का वैल्यू 0.02 मोलर था, 0.02 को आप 2 × 10 की पावर -2 भी लिख सकते हो, या अभी मैं आपके लिए 0.02 लिखता हूं, और ये 0.01 था। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्लियरली 2 पे कैंसिल हो रहा है। लॉग टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लॉग की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट नहीं करनी आती है तो उसके लिए भी आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगी आपको मेरे नाम की वीडियो। समझ में आ गई? हाउ टू सॉल्व लॉग एंड एंटी लॉग, ये बहुत जरूरी है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से सिखा रखा है कि कैसे विदाउट यूजिंग लॉग टेबल हम लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज वेरी इजी, आपको एक घंटे में आपको दोनों क्लासेस समझ में आ जाएंगी, 2 क्लास में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सेल log 2, इसको अगर मैं पूरा आगे सॉल्व करूं तो log 2 की वैल्यू होती है 0.301, राइट। जो जनता पुरानी है उनको तो वैल्यू भी याद है, गुड। 0.0591 अपॉन 2, log 3 की वैल्यू है 0.301। अब इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली बात है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, और इसी के साथ आपको ये कहानी समझ में आ गई कि कैसे ई सेल निकालना है। यूनिट डालनी बिल्कुल मत भूलना, वोल्ट बाद में डाल देना, अदरवाइज अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो फिर उसका भी आधा नंबर कट जाएगा। एक बार आप दोबारा देख लीजिए इसको, मेरे पास एक सेल दिया हुआ था, मैंने सबसे पहले एनोड कैथोड की रिएक्शन से ओवरऑल रिएक्शन बनाई। ओवरऑल रिएक्शन में मुझे पता लगा प्रोडक्ट्स कौन है और रिएक्टेंट्स कौन है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट नर्स्ट इक्वेशन में डलते हैं। एन की वैल्यू भी मुझे इसी ओवरऑल सेल रिएक्शन से ही पता लगी, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं। ई नॉट ऑफ सेल के लिए जो कैथोड एनोड की वैल्यू मेरे को पता करनी थी, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दी थी, मैंने फॉर्मूला डाल के एक वैल्यू निकाल दी। अब इन तीनों वैल्यूज को नर्स्ट इक्वेशन में पुट करके ई सेल निकाल दिया। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में भर भर के नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एनसीईआरटी में है, जो स्कूल में है। पूरी एक क्लास हम इसी पे ही लगाने वाले हैं, और अब तक कोई अगर इसको ऑनलाइन देखे तो एक कमेंट और लाइक तो ड्रॉप कर ही दीजिएगा। अब हम लोग स्टॉप करते हैं इसको।